हेलो ऑल, नमस्कार। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल चाय कॉफ़ी एंड मी में। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम ओपन डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट होगा रिसेशन। राइट, रिसेशन क्या है। दूसरा पॉइंट इसमें ये होगा कि हम रिसेशन से कैसे ओवरकम करें, हम कैसे इससे बचें। आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आईटी इंडस्ट्रीज़ में फायरिंग हो रही है, राइट, जो पिंक स्लिप्स मल्टीपल हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि आईटी कंपनीज फायर कर रही हैं, वो क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। और चौथी चीज़ कि आजकल जो मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग है कि सबके पास आजकल मल्टीपल ऑफर लेटर हैं, तो किन ग्राउंड्स पे हम कंपनी को सेलेक्ट करें, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, मैं अपनी राय इस पे रखूँगा। सो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक में, और कंटिन्यू करते हैं अपना वीडियो डिटेल में। तो आपने भी न्यूज़ में देखा होगा कि रिसेशन वर्ड बहुत इस समय ट्रेंडिंग है, राइट। सब लोग यूज़ कर रहे हैं कि रिसेशन आने वाला है, राइट, बट ये एक्चुअली में है क्या, ये समझना ज़रूरी है। तो रिसेशन को अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में, एक आम भाषा में समझें, तो इसका मतलब होता है आर्थिक मंदी। और ये आती क्यों है? इन्फ्लेशन की वजह से। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा वर्ड है इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन लिंक्ड है मुद्रास्फीति से। मुद्रास्फीति मतलब ये एक ऐसी वैल्यू है जिससे किसी करेंसी की वैल्यू अप या डाउन होती है, राइट। सो जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमारी बाइंग कैपेसिटी, जो खरीदने की आदत है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम सम करें तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लेशन पे डिपेंड है। तो अभी गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं? आर्थिक मंदी या रिसेशन से बचने के लिए दूसरे देशों की या ओवरऑल जो बैंक्स हैं वो कर क्या रहे हैं? वो लोग डायरेक्टली आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेपो रेट्स को बढ़ा दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? उससे जो आम आदमी है वो सामान खरीदने से बच रहा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो आपका होम लोन हो या कार लोन हो या एजुकेशन लोन हो, पर्सनल लोन हो, कोई भी लोन हो, उन सब के रेट्स बढ़ रहे हैं। अब जब उनके रेट्स बढ़ेंगे तो आप अपने सारे प्लान कुछ टाइम के लिए होल्ड पे डाल देंगे। जब आप अपने सारे प्लान्स होल्ड पे डालेंगे, लेट्स सपोज आपको कोई कार खरीदनी है मगर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, तो आप अभी कुछ खरीद नहीं पाएंगे, आप उसको टाल देंगे। तो इससे क्या होगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, जो बायर है, जो यूज़र है, वो सामान नहीं खरीदेगा, तो जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आएगी। जब प्रोडक्शन में कमी आएगी तो जो जीडीपी है वो गिरेगी, राइट। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना सरकार की मजबूरी है, बैंकों की मजबूरी है। वो जो आर्थिक बोझ है वो हम पे डालेंगे, आम आदमी पे, राइट। बट एंड में क्या होगा? इससे लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो आर्थिक मंदी इसी चीज़ से आएगी, क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा और सप्लाई कम होगी। बट इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई कहाँ से? इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है रशिया और यूक्रेन वॉर से। गाइस, ये सारी चीज़ें जो हैं, राइट, जो वॉर है या जो अ, एक दूसरे देश आपस में लड़ रहे हैं, सबका एक मोटिव है, टू कैप्चर द ऑयल फील्ड्स। सो ये सारी लड़ाई तेल की है। तो जब यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या हुआ कि बहुत से देशों ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने और अदर नेशंस ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिए। उस सैंक्शन से क्या हुआ? तेल खरीदना बंद कर दिया रशिया से। उससे क्या हुआ? जो तेल के प्राइसेस थे वो बढ़ने लग गए। अब जब तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे, लेट सपोज पहले 100 पर बैरल थे, राइट। बट अभी क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो 139 पर बैरल हैं। सो आप देखिए 40% का इंक्रीज़ आ गया है क्रूड ऑयल पे। अब जब तेल महंगा हो गया तो उससे हमारी जो सप्लाईज थी वो कॉस्टली हो गई, सर्विसेज कॉस्टली हो गई। तो ऑटोमेटिकली कोई चीज़ अगर 10 रुपए की थी तो अगर उसके ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी। तो इसीलिए क्या हुआ कि महंगाई इस सेंस में भी आनी शुरू हुई। सो एक कॉज ये हो गया। इससे बचने के लिए बैंक्स ने रेट बढ़ाए, राइट। तो अभी तो ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। अब हम दूसरे पहलू पे बात करते हैं कि इससे हम बचे कैसे। तो इसके बचने के सबसे अच्छे उपाय ये हैं कि जितनी ज़्यादा, राइट, सप्लाई, जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, जितने यूज़र्स सामान खरीदना चाह रहे हैं, हम उसी स्पीड में प्रोडक्शन करें। वो प्रोडक्शन कब होगा? जब सरकारें इन्वेस्टमेंट करेंगी प्रोडक्शन पे, राइट। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से होना चाहिए।
रिसेशन का भारत की आईटी इंडस्ट्रीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपकी जानकारी के मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भारत अपने लिए काम नहीं करता है। इसके ज़्यादातर क्लाइंट जो हैं वो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ के होते हैं, राइट? 20% हम सर्विस देते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को और 80% नियरली हम सर्विस देते हैं यूएस को। बट जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि ग्लोबली इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई है आफ्टर यूक्रेन रशिया वॉर। अभी जो बाहर की कंपनियां हैं वो टेक्नोलॉजी में और इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं। तो जब बाहर की कंपनियां इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी अपने प्रोजेक्ट्स पे या टेक्नोलॉजीज़ पे, जो इंडियन कंपनियां हैं जो आउटसोर्सिंग कर रही हैं, जैसे टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, एचसीएल हो गई, वो किस बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगी, उनको काम देंगी, राइट? यूरोप में हालत ख़राब है, अमेरिका में फ़ंड्स और लोन काफ़ी कॉस्टली हो गए हैं, तो वहाँ भी न्यू इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ नहीं कर रही हैं। इसके उलट जो बाहर की कंपनियां हैं लाइक अमेरिका हो गया या जर्मनी हो गया या यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कॉस्ट कटिंग की बातें चल रही हैं। आपने भी देखा होगा कि जैसे बाहर की कंपनियां हैं लाइक ट्विटर हो गया या फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा हो गई या गूगल की कंपनी अल्फ़ा हो गई और अमेज़ॉन हो गई, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त फायरिंग की है। इसके रीज़न यही है कि बाहर जो मंदी चल रही है, राइट, उससे इन पे भी इम्पैक्ट आया है, इनके प्रोडक्ट्स में सेल कम हुई है, जिसकी वजह से इनको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है। और कॉस्ट कटिंग का सीधा साधा फंडा है, एम्प्लॉय को आप फायर कर दो पिंक स्लिप दे के। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि आपको न्यूज़ आ रही है लाइक अमेज़ॉन ने 11,000 लोगों को हटा दिया और माइक्रोसॉफ्ट भी इसका प्लान कर रहा है, ट्विटर तो डेली फायरिंग मोड में है ही, राइट? ये सारे इम्पैक्ट बाहर हो रहे हैं और इनडायरेक्टली इसका फ़र्क भारत में भी पड़ेगा। अब एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आईटी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, आप भी आईटी इंडस्ट्रीज़ के हैं, मैं भी आईटी इंडस्ट्रीज़ में हूँ और हम ये सब जानते हैं कि इंडिया इज़ ऑल अबाउट एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत हर साल 100 अरब डॉलर का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है, राइट? और डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट इस आईटी इंडस्ट्री से मिलता है। और इसी आईटी इंडस्ट्रीज़ में ऐसे भी लोग हैं जो करोड़ों के टैक्स पेयर भी हैं। तो टैक्स पेयर्स ज़्यादा हैं तो सरकार को टैक्स सबमिशन भी ज़्यादा होगा। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि जो आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जीडीपी में और फंड्स में, जो गवर्नमेंट फंड्स हैं, उसमें कितना बड़ा योगदान है। तो बाहर अगर ऐसा कुछ भी होगा तो उसका इम्पैक्ट भारत में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ना तय है। ओके, अब मैं आपको एक दूसरा मॉडल समझाता हूँ। अभी तक क्या था कि टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे टीसीएस हो गई या इन्फोसिस हो गई या एचसीएल हो गई, ये सब आईटी सॉफ्टवेयर्स एक्सपोर्ट करती थी, राइट? बट आर्थिक मंदी के बाद जो बाहर की कंपनियां हैं उन्होंने देखा कि हमें डिफरेंट फर्म से डिफरेंट टाइप के काम लेने पड़ रहे हैं। लेट्स सपोज क्लाउड के लिए मुझे अमेज़ॉन के पास जाना पड़ रहा है और सॉफ्टवेयर के लिए मुझे टीसीएस के पास जाना पड़ रहा है और बीपीओ के लिए मुझे एचसीएल के पास जाना पड़ रहा है, राइट? मैं अपने काम 3 डिफरेंट लोगों से करा रहा हूँ और 3 डिफरेंट टाइप के नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो एक टर्म होता है कंसल्टिंग। कंसल्टिंग में क्या था कि कंसल्टिंग कंपनियां सिर्फ कंसल्टिंग तक ही सीमित थी। वो आपको प्लान देती थी कि ये काम ऐसे करना है या ये इसकी प्लानिंग ऐसे करनी है, राइट? बट अभी क्या है, कंसल्टिंग फर्म्स सॉफ्टवेयर भी सपोर्ट कर रही हैं, क्लाउड में भी हैं, सर्विसेज भी दे रही हैं, सारे काम कंसल्टिंग फर्म कर रही हैं। तो कंसल्टिंग फर्म आने वाले टाइम में आईटी इंडस्ट्रीज़, आईटी जो कंपनियां हैं एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज, उनके लिए बहुत बड़ा एक हिट साबित होंगी, उनके ऊपर वो बहुत ईजिली जाएंगी। तो जब आपको सारी सर्विसेज एक ही रूम के अंदर मिलेंगी तो आप एक इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर के पास क्यों जाएंगे, राइट? मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करूँगा एसेंचर का। एसेंचर पहले सॉफ्टवेयर कंपनी थी, राइट? फिर वो कंसल्टिंग कंपनी बनी। अब उस कंसल्टिंग कंपनी बनने के बाद उसने बहुत सारी कंपनी को ख़रीदा, जिससे उसके पास सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं अंडर अ सेम रूफ। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो कंपनियां हैं लाइक सॉफ्टवेयर कंपनीज, राइट, उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज इस चीज़ का आ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो डिफरेंट डोमेन की कंपनियां हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करें। लेट सपोज कोई कंपनी सॉफ्टवेयर में माहिर है, कोई कंपनी क्लाउड में माहिर है, कोई कंपनी फाइनेंसिंग में माहिर है, वो सब एक इंटीग्रेटेड बॉडी बने और उसके बाद जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। दिस इज़ द फर्स्ट सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि भारत जो है वो एक आउटसोर्सिंग का बहुत बड़ा बाजार है,
राइट। सो यहाँ पे जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं वो आपको क्लाउड भी दे रही हैं, सॉफ्टवेयर भी दे रही हैं, आउटसोर्सिंग भी दे रही है, एचआर सपोर्ट भी दे रही हैं, तो सब कुछ तो वो कर ही रही हैं। सो जो एग्जिस्टिंग कंपनियाँ हैं जो ये फॉलो नहीं कर रही हैं उनको भी बहुत हद तक ये फॉलो करना पड़ेगा। इसी के को फॉलो करने के बाद वो कंपटीशन में आ पाएंगी। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आर्थिक मंदी की हमने बातें कर ली, और एक और जो प्रोसेस है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे बाहर जो आर्थिक मंदी या रिसेशन है उससे आईटी इंडस्ट्रीज़ में क्या फ़र्क पड़ा, तो कॉस्ट कटिंग कैसे हुई और कैसे कंसल्टिंग फर्म्स ने एक माहौल बनाया यहाँ पे। ओके, नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट इज़ आज के मार्केट में आप देख रहे होंगे इंडिया में या मोस्टली इंडिया में हमारे पास मल्टीपल ऑफर्स लेटर्स हैं, राइट। सो ये भी एक ट्रेंडिंग वर्ड है, राइट, कि आई हैव अ मल्टीपल ऑफर लेटर विद मी। सो इसका क्या बोलबाला है, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है कि कंपनी हायर करती है किसी बंदे को और वो बंदा 3 मंथ्स के या 2 मंथ्स के नोटिस पीरियड पे रहता है। उसके बाद वो क्या करेगा, वो और जगह इंटरव्यू देगा और जो उसके बाद एग्जिस्टिंग ऑफर लेटर है उसको यूज़ करेगा। सो इससे क्या होता है कि लेट्स सपोज उसकी सैलरी ए थी तो उसने उस सैलरी पे बी मांगा, फिर सी मांगा, फिर डी मांगा। बट कहीं ना कहीं इस भागा दौड़ी में वो ये भूल जाता है कि जो पंच पॉइंट्स होते हैं जिस पे हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, लाइक कंपनी का ब्रांड क्या है, या हम बात करें कि उस पर्टिकुलर कंपनी में जो सैलरी दी जा रही है उसका स्ट्रक्चर क्या है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, आप जिस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो वो कैसी है। सो हम इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए सिर्फ एक माइंडसेट में चल रहे हैं कि वी वांट मोर सैलरीज। सो मैं ये मतलब जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है जिसको मैं कैरी करता हूँ कि इंस्टीड ऑफ हम दूसरे ऑफर लेटर्स के पीछे भागें, आप ये कोशिश कीजिए कि जो आपने कंपनी ज्वाइन की है या जो ऑफर लेटर आपके पास है, क्या वो कंपनी आपके जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करती है। मींस क्या वो आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देती है, क्या वो आपको लर्निंग देती है, क्या वो आप जो मैनेजर है वो आपके साथ सपोर्टिव मैनर में रहते हैं, या जो आपके टीम्स हैं या जो कलीग्स हैं वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। सो बेसिक चेक्स ये होने चाहिए। बाकी सैलरी जो आप डिमांड करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम ऑफ इंटरव्यू वो तो आपको मिलती है। सो वाई वी आर लुकिंग फॉर मल्टीपल ऑफर्स। एथिक्स भी कोई चीज़ होती है जो मैं अपने उसमें मानता हूँ पर्सनली, जो मेरी वो है। अगर आपको इस पे लगता है कि मैं किसी एंगल से सही नहीं हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में चीज़ें बता सकते हैं। तो मैंने डिस्कशन किया कि रिसेशन क्या होता है और ये क्यों हुआ। दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, कि इससे कैसे बचें, राइट। तीसरी चीज़ मैंने डिस्कस की कि आईटी इंडस्ट्रीज़ में जो कॉस्ट कटिंग हो रही है, राइट, जो फायरिंग हो रही है आफ्टर द न्यूज़ ऑफ रिसेशन, वो क्यों हो रही है और कंपनीज़ को कैसे इस चीज़ से बचना चाहिए। चौथी चीज़ जो मैंने आपके सामने डिस्कस की वो थी मल्टीपल ऑफर लेटर इन हैंड, कि क्या ये सही है क्या गलत। ये मतलब हम सबकी अपनी निजी राय है, बट मैंने आपको अपनी राय बताई कि किस ग्राउंड पे मैं ऑफर लेटर को सेलेक्ट करता हूँ, राइट। सो आई होप कि आपने ये सब चीज़ें समझी। और अगर आपके कोई सुझाव हैं, जैसा कि मेरी पहली वीडियो है, अगर आपके कोई सुझाव हैं या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें इस वीडियो में मिस हुई हैं वो मैं आने वाले वीडियो में ऐड करूँ। और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, या आपको किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इनबॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू एंड टेक केयर।